नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव और भारत माता की जय। Pradeep ji, lots and lots of things happening. As far as Maharashtra is concerned, it's all very, very confusing. You don't really know where you stand, which way you are going, what you're doing. All right, and before you start, once again, I must wish everybody Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, Ni Hao in Chinese, Konnichiwa in Japanese. Pradeep ji. Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And this is getting to be really confusing. Nawab Malik Saab standing from Shivaji Nagar, Mankhurd, अपने राज ठाकरे सन अमित ठाकरे साहब स्टैंडिंग फ्रॉम महिम, और सामने सदा सरवनकर साहब भी वहीं से खड़े हैं। और अजीब व गरीब चीजें हो रही हैं अलग अलग जगह पे। मतलब सर ये राज ठाकरे जी जो रिफ्यूज किया सदा सरवनकर को मिलने के लिए, जी, I can't really understand it. Now you put your son out there in the battlefield and I think you could have made life easier for him. अगर मिलता तो क्या होता जी? Why you didn't want to give time to see to सदा सरवनकर? उनके बेटे जाके वहाँ पर 3:30 बजे के आसपास उन लोग कोशिश कर रहे थे। This looks something कुछ समझ में नहीं आ रहा। All it had to do is एकनाथ शिंदे जी calling up राज ठाकरे जी, भाई ये एक बार मिल लीजिए, आपके पास आया क्या है? Yes, ना वो नहीं, ये नहीं हो रहा है ना। सदा सरवनकर saying that I will meet राज ठाकरे for what? Now if he is an MLA and if he wanted to support, मिलना क्या है? जाके withdraw कीजिए। What are you coming to convince? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। What's happening really? We really don't know what's happening. The only people who are completely and totally clear in their head on what they are doing is the Congress party. Congress is and Sharad Pawar. Yes, yes. उन दोनों को बिल्कुल क्लैरिटी है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। And I'm sure our friend Mr. Dr. Dhone साहब will be very very pleased to hear that. Dhone साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। And of course our old friend, lawyer, activist, and the man who has always stood for all the oppressed and everybody else, Godfrey Pimenta साहब. Right, let's go straight across. Dhone साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, कैसे हैं? बस सब मजे में सर, ठीक है। गॉडफ्रे साहब आप कैसे हैं? आपकी शक्ल इतनी छोटी कैसे हो गई गॉडफ्रे साहब? हाउ आर यू गॉडफ्रे साहब? जरा हाँ जरा ऊपर कर लीजिए अपने कैमरा को थोड़ा सा, जरा टिल्ट योर कैमरा डाउन अ लिटिल बिट। कैमरा को जरा टिल्ट डाउन कीजिए। Engineering also help them. यस, टिल्ट डाउन योर कैमरा सर। हाँ बस 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 बस, ये फर्स्ट क्लास है सर। राइट, सबसे पहले आप धोने साहब, धोने साहब तो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की तो बहुत बड़ी क्लैरिटी है सर, बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर रेबल्स हैं भी तो कोई बात नहीं, कांग्रेस इज वेरी यूज्ड टू देम। कांग्रेस में तो हमेशा बगावत होती है, पहले दिन से ही हुई है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि आपके जो पहले प्रेसिडेंट बने थे 1885 में सर एसपी बनर्जी, उनके खिलाफ भी बगावत हो गई थी, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या होने वाला है सर अब महाराष्ट्र में, क्या दिख रहा है आपको? ढोने साहब बताइए। महाराष्ट्र में तो अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार आती हुई दिख रही है जी, क्योंकि जब जिस तरह से कैंडिडेट डिक्लेयर किए महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों ने मिलके जी, हर जगह पे उन्होंने चर्चा की है कि आपका कैंडिडेट कौन है, वो जीत सकता है क्या जी। तो अगर लगा तीनों पार्टियों की नहीं वो इतना मजबूत नहीं है तो ठीक है, आपके पास क्या है? उन्होंने बोला हमारे पास ये कैंडिडेट है, वो जीत सकता है क्या? ऐसे सब एक एक मतदार संघ पे डिस्कशन हुआ, कैंडिडेट के नाम पूछे गए और हर एक पार्टी के पास सर्वे रिपोर्ट था कि क्या पोजीशन है, जातीय समीकरण, जो उम्मीदवार है, क्योंकि एप्लीकेशन मंगाए थे सब उम्मीदवारों से, तो सब सोच कर निर्णय लिया गया है, पूरा डिस्कशन हुआ और जो जीत सकता है इलेक्टिव मेरिट के बेस पे उस पार्टी को और उस उम्मीदवार को टिकट दिया गया। और दूसरी चीज क्या है जो सुनने में आया है कि जहां तक आपका थ्रस्ट है, बेसिक थ्रस्ट जो है पार्टी का, वो सीधा साधा है, दलित ओबीसी मुसलमान, मुस्लिम ओबीसी दलित। एज ए रिजल्ट विच मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस बार महाराष्ट्र में असल में महाविकास आघाड़ी सफल हो जाए शायद। मतलब आपका हरियाणा नहीं होगा इस बार। बिल्कुल
दोने साहब। बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी की पोजीशन अच्छी है। और यहाँ पे तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि बीजेपी ने अपने लोगों को उनके तरफ दे दिया, शिंदे साहब के तरफ, जी या फिर इनके तरफ, अपने अजित पवार की तरफ। तो दोरे वहां साहब, पे वन ऑफ उनका द बिगेस्ट अचीवमेंट्स, आपका अचीवमेंट ये है कि रश्मि शुक्ला को निकाल दिया गया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डीजीपी। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू, बिकॉज आप पर स्नूपिंग कर रहे थे, एफआईआर फाइल किया हुआ था रश्मि शुक्ला के खिलाफ, और द एरोगेंस, जो एरोगेंस ऑफ द सत्ताधारी पक्ष को, उसी को डीजीपी बनाकर यहां पर लेके आए। आपके अनेक तकरार के बाद भी नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली ईसी इलेक्शन कमीशन हैज अबाइडेड बाय योर एप्लीकेशन और उनको वहां से हटा दिया। इट्स अ ग्रेट नहीं, विक्ट्री बिल्कुल धोनी साहब। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये रश्मि शुक्ला हो गई, या उसके पहले ये अपने जो वकील है, जलगांव के, उज्जवल जो निकम। लोकसभा में लड़े थे, हाँ? उज्जवल उज्जवल निकम। उज्जवल निकम, ये भी वही आरएसएस की विचारधारा के हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आरएसएस की विचारधारा के लोग, और ये बड़े पोस्ट पे रह के ये नेताओं को, कांग्रेस की जो विरोधी पार्टी है, कांग्रेस बोले, शिवसेना बोले, उनको तकलीफ देने का काम ये रश्मि शुक्ला कर रही थी। इसीलिए उनके रहते हुए इलेक्शन बराबर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता था। तो इसीलिए बहुत अच्छा हुआ उनको बाजू पर में। आई एम सरप्राइज धोने साहब, गॉडफ्री, आई एम कमिंग टू यू इन जस्ट अ मिनट। देखिए धोने साहब, मैं जरा हैरान हूँ। देखिए साहब, बाकी सब तो चलो ठीक है, लेकिन अजीत दादा पवार साहब और हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब, वो तो सर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत माहिर हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं। उनको तो मतलब ये अंदाजा होगा ही कि रश्मि शुक्ला जी को आप नहीं रख सकते एज डीजी महाराष्ट्र। उसके बावजूद ये क्या जिद थी कि नहीं वो रश्मि शुक्ला जी रहेंगी। मैं रश्मि शुक्ला जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक्यूज्ड हैं, उनके खिलाफ एफआईआर है, अभी कोर्ट जो डिसाइड करे सो करे। लेकिन ये जिद की क्या जरूरत क्या थी सर? किसके लिए बात बोल रहे हैं आप? मैं देखिए, वो रश्मि देवेंद्र शुक्ला जी के लिए फडणवीस, बोल जो वो देवेंद्र फडणवीस जी की कठपुतली है रश्मि शुक्ला, वो तो अब ये देवेंद्र फडणवीस ही मेन है। देखिए, इनकी सरकार तो आती नहीं लेकिन देखिए, अगर इनकी मेजॉरिटी बनती है तो देवेंद्र फडणवीस को ही वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन ऐसा होने की शक्यता कम है, चांस कम है। लेकिन जैसा बीजेपी ने तय किया है कि वो उनको मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाएंगे, क्या तो बात है? अभी बाजू में कर देंगे। जी आपको एक बात बताता हूँ, बोलिए सर। इन्होंने अभी कल के दिन जो भाऊबीज थी, उस दिन सब बहनों को वॉइस मैसेज भेजे, वॉइस कॉल भेजे देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि भाई लाडली बहनों को बहुत बहुत शुभेच्छा। तो इस तरह से, और उसके पहले उन्होंने लेटर भेजे थे सब जिनको ये जो 1500 रुपए महीना जो देने का वादा किया था, कुछ लोगों को मिले भी, बहुत सारे बहनों को मिले। जी जी जी। तो उन हर एक को गवर्नमेंट का डाटा कलेक्ट करके देवेंद्र फडणवीस जी के नाम से उनको सब लेटर भेजे गए पूरे महाराष्ट्र में। और उस पत्र पे ना इनकी शिंदे साहब का फोटो है, ना अजित पवार का फोटो है, और लेटर पे, और जो पॉकेट है, वो पॉकेट के आगे से और पीछे से कमल निशानी है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र लिखा हुआ है, आपला देवा भाऊ लिखा हुआ है, उसमें देवेंद्र फडणवीस जी का फोटो है, भाजपा के नेताओं के फोटो है, शिंदे का फोटो नहीं, ना ये बड़ा साहब ठाकरे का फोटो है, ना अजित पवार का फोटो है। अब इनको विदाई करने का इनका टाइम आ गया। जी राइट। गॉडफ्री पेमेंटा साहब, अरे मुकेश गांधी साहब has also joined us. मुकेश गांधी साहब, वेलकम टू द शो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। गॉडफ्री साहब, अभी आपने ढोने साहब को सुना अकोला से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं। तो गॉडफ्री साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, जिस प्रकार अभी चुनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है? अभी तो वक्त बचा है ना, 15 दिन और बचे हैं। टुडे इज ओनली द 4th। आपको क्या लग रहा है कि जो स्टेट के लिए मुद्दे असल में उठाने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, क्या वो उठाए जा रहे हैं या नहीं? गॉडफ्रे साहब। सर, जो अभी जो महाराष्ट्र में जो स्थिति हुई है, मतलब टोटल पॉलिटिकल क्योस है। मतलब सब जिसको टिकट नहीं मिलती वो मतलब एक पार्टी से दूसरा पार्टी में जा रहे हैं। मतलब वोटर्स की कोई इसके अंदर मान्यता नहीं है, ना तो वोटर्स को
में लिया जाता है कि मैंने आपको एक्स पार्टी के लिए वोट किया था, लेकिन उसके बाद में वाई पार्टी में चले। ये जो स्थिति है एक स्थिति है, और इसके ऊपर मतलब लोगों की मतलब कोई मान्यता नहीं है जो असल है। जैसे कि अभी आज स्टेट अगर आप फाइनेंस देखें सर, कम से कम 7 लाख करोड़ का कर्जा है स्टेट के ऊपर, जी। और इसके बावजूद आप 1,500 रुपये महीना स्त्रियों को देने, उनको रोजगार देना चाहिए। आपको रोजगार की कोई बात नहीं हुई है। जो आम आदमी है उसका जो जीवन है वो दिन भर दिन मतलब बढ़ता जा रहा है। जो मतलब शुरू रही है, तो इसके ऊपर कोई मतलब डिस्कशन नहीं हो रहा है, ना तो कोई एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। इंडस्ट्री स्टेट से बाहर जा रही है। पॉल्यूशन का प्रभाव इतना पड़ा है कि आज मतलब मुंबई में मतलब जीना हराम हो गया है। जो मतलब हमारी पानी की पीने की समस्या है या प्रदूषण का, एनवायरमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये जो स्थिति है आम आदमी के है, एक होनी चाहिए। Can we check Godfrey's audio, please? Why am I getting so much of disturbance? Can somebody please check it? Godfrey Saab, I want to ask you, Eknath Shinde ji, as a CM, has he taken care of the environment? 300 एकड़ जमीन जो महालक्ष्मी रेस कोर्स की तरफ उन्होंने पूरे ग्रीन जोन बनाने का एक जबरदस्त तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्ट उसको मानते हो कि नहीं? करीबन 300 हेक्टर बैम्बू प्लांटेशंस उन्होंने कहा बैम्बू प्लांटेशन इसलिए हमने किया ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। 300 एकड़ इन हार्ट मींस हाउ डू यू सी 2-3 एक्ट जो महायुति एकनाथ शिंदे जी का है, डू यू थिंक ही इज अ वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीफ मिनिस्टर? On that, not done anything which is environment friendly. और प्लान है आप इसके ऊपर मतलब को स्थलांतर किया जा रहा है। अभी जैसा मर्ज जैसे नोट होना है, वहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं। जो जितने भी डिसीजन है स्टेट गवर्नमेंट के लास्ट में 2-3 साल से देख रहा हूँ, सब बिल्डर सेंट्रिक डिसीजन है। बड़े बड़े प्लॉट बिल्डर के मतलब दिए जाए, इसके ऊपर ही सब है। और जो हमारे जैसे मतलब गाँव हैं, आज तक कोई ये सरकार ने डिसीजन लिया। हम मतलब 5 साल से लड़ रहे इसके ऊपर की बात, ये हमको अधिक से अधिक आप FSI जी हम आपको घोषित मत करो, तो इसके सरकार का कोई नहीं आने के बावजूद उसके ऊपर कोई अमल बजावनी हुई नहीं है। तो मतलब जो आज तक जितने भी डिसीजन सर सेंट्रिक है, इसके अंदर आम आदमी मजे चक्का जी let's हेलो जी let's go across to Mr. Mukesh Gandhi. Gentlemen, can you please check the audio, please, because I'm getting a lot of disturbance in the audio. There are the voices of lots and lots of children coming in my ear. Mukesh Gandhi sir, I would like your considered view, sir. Prime Minister's Economic Advisory Council just submitted its report. उसमें ये आया है that whereas Maharashtra remains the biggest contributor to the nation's GDP, certainly, but that contribution has come down. From 15.5%, it has now come down to 12%. That is number one. Number two, the per capita income of Maharashtra has also come down in the last 10 years. Mukesh Gandhi sir, please. हाँ सर, मैंने ये रिपोर्ट न्यूज़पेपर और चैनल में पढ़ा हुआ है जी, पर इसके बारे में मैं डिटेल में मैंने कोई सर्वे या कोई एनालिसिस नहीं किया है, स्टडी नहीं किया है, तो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस। बट अगर ये महाराष्ट्र का एक्चुअली ग्रोथ हुआ है, वो तो पूरा नेशन जानता है कि महाराष्ट्र में से कितनी इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है, कितने फंड आए हैं, कितना इनका ये हुआ है, और हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन महाराष्ट्र में से हो रही है। तो अभी ये किसके बेसिस के ऊपर ये रिपोर्ट आई है सर, मुझे इसके बारे में डिटेल में मालूम नहीं है। सर, दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ओन इकोनॉमिक एडवाइजरी
हाँ, मैंने भी पेपर में पढ़ा है, जी। मैंने गूगल पे सर्च किया, तो ऐसा कोई रिपोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से ऑथेंटिक कुछ आया नहीं है। सर आप महाराष्ट्र भी गवर्नमेंट की गूगल तरफ पे, से नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से। नहीं, फिर भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैंने इंक्वायरी जब की थी परसों, तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये कैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया है और ये एडवाइजरी कमेटी क्या है हमको पता नहीं है, ऐसा मुझे जवाब जी मिला ना, है। अब मुकेश गांधी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप जितेंद्र आव्हाड जी ने अजित पवार पे जिस वार किया, उन्होंने कहा कि आप मर्द थे तो खुद का ये सिंबल चुनना था, ये शरद पवार जी का सिंबल, तो दो तीन वाक्य छगन भुजबल साहब ने भी बहुत विरोध, ही फेल्ट इट वेरी बैड, उन्होंने अपना कॉग्निजेंस उस पर कर दिया कि जितेंद्र आव्हाड जी को किस किस तरह से मदद किया। तो क्या ये जरूरी था जितेंद्र आव्हाड जी को, क्या चल रहा है वहां पर, ये इस प्रकार से बोलना और डायरेक्टली अजित पवार को अटैक करना, आप क्या देखते हो सर मुकेश गांधी साहब? प्रदीप जी, अजीत पवार ने मर्द है इसलिए तो उसने अपनी पार्टी लेके चले गए और सिंबल भी हमारे पास लिया, घड़ी से घड़ी मिली तो दिल की धड़ी धड़क उठी, आई रे आई शरद पवार की घड़ी आई, और क्लॉक इनके पास आ गया, तो आने दो ना। और जितेंद्र आव्हाड को जलन ये होती है कि मुझे कॉन्फिडेंस में लेके क्यों इन्होंने लिया नहीं साथ में, मुझे अगर साथ में लेते थे तो वो भी अजीत पवार के साथ जाने को तैयार थे बेसिकली, पर उनका सेटिंग हुआ नहीं, और उसकी भड़ास अभी वो आजकल बहुत निकालते हैं, वो दिखाते हैं कि पवार साहब का मैं बहुत हनुमान हूं, मैं पवार साहब का बहुत क्लोज हूं, मैं उनका काम कर रहा हूं, पर उनको अजीत पवार के घट में आने की बहुत ही इच्छा थी, बहुत ही प्रयत्न किया, पर अजीत दादा ने उनको साथ में लिया नहीं, उसको दुख है और वो फ्रस्ट्रेशन में ये जी। सब बकवास कर रहा है। और अजीत दादा पवार अब ये कह रहे हैं बारामती में कि भाई लोकसभा में तुमने काका को सपोर्ट किया, इस बार तो मुझे करो। इसके पीछे क्या राज है सर? मतलब सर इसमें तो ऐसा है कि अजीत पवार और शरद पवार के माने पवार फैमिली ने अंदर अंदर उनका विघटन हो गया। अजीत दादा ने जो काम किया, अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के सामने खड़ा किया, और उसके बाद में ये जो हालत हो गई है उससे पूरा माहौल खराब हो गया है। तो अभी ये जो बात बन गई है, वो बातों को अभी सुधारने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं अजीत पवार जी, जी। कि भाई आपने लोकसभा में उनको भेजा, पहले शरद पवार जी यही बोलते थे ना कि मैं सुप्रिया को दिल्ली में रखूंगा और अजीत पवार को महाराष्ट्र में रखूंगा, जी, जी, जी। वही सेंटेंस को अजीत पवार ने वापस दोहराया है। पर अभी तो जनता तय करेगी कि किसको जिताना है, किसको हराना है, और उनके सामने योगेंद्र पवार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और कोई कंट्रीब्यूशन न होने के कारण लास्ट अभी वीक में मेरे दोस्त लोग, मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं जा सका, पर अजीत पवार के विश करने के लिए जो लोग गए थे वहां, उन्होंने कहा कि 4-4 घंटे की लाइन लगी थी, इतना अजीत पवार को लोग मिलने को आते थे, उतना रश शरद पवार साहब को मिलने के लिए नहीं था। पर शरद पवार साहब ने पॉलिटिक्स क्या किया कि उन्होंने अपने घर के सभी लोगों को अपने घर पे बुला के एक ऐसा दिखाया कि अजीत पवार अलग है और मेरे साथ मेरा परिवार है। अभी वोटर्स को इसके साथ में लेना देना नहीं है। आज जो भी डेवलपमेंट किया हुआ है बारामती में, वो अजीत पवार जी ने किया हुआ है। उन्होंने अलग अलग योजनाओं से पूरे बारामती को एक जबरदस्त कैलिफोर्निया बनाया है, एक अच्छा माहौल बनाया है वहां, तो उनको इनकी जस्टिस मिलेगी, और उसके कारण अजीत पवार 100% वहां से जीत के आएंगे। क्या ऐसा बात मुझे है साहब। आप ढोने साहब वांटेड टू से समथिंग। जी ढोने साहब बोलिए। नहीं, ऐसा है कि अजित पवार जो है उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा किया था वहां पे सुप्रिया सुले के खिलाफ, और अजित पवार को एक हमेशा एक घमंड रहता था, मैं इसको गिराता हूँ, मैं उसको गिराता हूँ, ऐसे वो बोलते थे, मैं हर्षवर्धन पाटिल को गिराता हूँ, वो वहां पे पुरंदर के वो उसको गिराता हूँ, ऐसे वो हमेशा उनका चलता था। तो उनको पूरा अहंकार था कि मैं जिसको चाहे उसको गिरा देता। लेकिन उनकी पत्नी जो है वो 1.5 लाख वोटों से हारी बारामती में, और जो बारामती विधानसभा क्षेत्र है जहां से अजित पवार एमएलए है, वहां से 50,000 का डिफरेंस है, 50,000 से आगे सुप्रिया सुले। तो ये आप जनमत देखिए किसके पास है, लेकिन इस जहाँ बार पे सुप्रिया सुले नहीं है कई सर। सालों से एमएलए है अजित पवार, वहां पे भी 50,000 से पिछाड़ी पे है। मैं समझ गया सर। तो 50 ये सब जो है, जो भी लोगों को इतना मालूम है
एक 10वीं पास जो है अजित पवार, उसको डिप्टी सीएम बनाया, उसको एमपी बनाया, उसको मिनिस्टर बनाया। अब ये सब शरद पवार ने किया, अपना भतीजा इसीलिए किया। क्या पढ़ाई है उसकी अजित पवार की? कैपेसिटी 10वीं थी पास, तो बनाया ना। 10वीं सर, पास, अजित पवार 10वीं की पास अजित कैपेसिटी थी ना पवार, सर, उनको और उन्होंने प्रूव किया ना 10वीं अपने आप पास को। आदमी अजित को पवार ने डिप्टी अपने सीएम आप को बनाया। प्रूव किया। तो इनका क्या, इनकी देखिए, अगर अजित पवार को अगर नौकरी के लिए भेजा गया जाए कि इनको नौकरी अरे की जॉब के लिए भेजो, तो इनको चपरासी की नौकरी मिलना मुश्किल है, अरे क्योंकि डोंट चपरासी भी टॉक लाइक 10वीं दिस, पास डोंट चाहिए। टॉक लाइक तो दिस ये बात हकीकत सर। है इनकी, जो अरे इनकी राहुल गांधी कोई को चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी, पर अजित नहीं, पवार राहुल को गांधी की बात ही मत इज करो। मोर राहुल देन गांधी आईएएस विदेश से पढ़े ऑफिसर। हुए हैं। डोंट टॉक राहुल लाइक गांधी दिस। विदेश से पढ़ाई की है। अरे राहुल गांधी राहुल तो गांधी की विदेश में पढ़ाई जाके नौकरी विदेश से करता की है, हुई है। वो तो आप वहां क्या जाके बात वेटर करते का भी हैं? काम कर सकता है। अरे नहीं अजित नहीं, पवार के राहुल बारे में गांधी ये की मत बात कभी मत करो। बताना। अजित राहुल पवार की राहुल गांधी कैलिबर क्या है वो राहुल आपने गांधी कितना देखा पढ़ा, है। कैसे अंग्रेजी बोलते हैं राहुल अरे राहुल गांधी? गांधी की अजित कोई पवार को हैसियत क्या ही आती है नहीं है अंग्रेजी? अजित पवार के सामने। अरे अरे राहुल अजित गांधी पवार की खाली बात कर रहे हैं, अभी अजित पवार की खाली बात करो। गांधी फैमिली का राहुल नाम गांधी का गांधी विषय बनाया निकलेगा तो हुआ है राहुल उसको गांधी की आपने। बात करेंगे। और क्या बनाया है उसको? हाँ? दोनों साहब 20,000 करोड़ उसकी का जाति पूछो इन्वेस्टमेंट पहले। टोयोटा, राहुल गांधी की टोयोटा जाति पूछो, संभाजी क्या नगर है में 20,000 का इन्वेस्टमेंट, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टोयोटा। उससे पहले 8,000 करोड़ का पुणे में दूसरा हुंडई कंपनी। तो टोटल मिला के 1 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट 2.5 साल में महायुति ने लेके आए। आप फिर भी आरोप महायुति पर लगा रहे, इन्वेस्टमेंट भागा, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, इनको कोई फर्क नहीं, पूरा करप्शन से भरा हुआ गवर्नमेंट है, महायुति इज टोटली करप्ट। तो क्या ये क्यों ऐसे आरोप जब दिख रहा है सब कुछ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है दोनों साहब, फिर भी आपका आरोप है कि कुछ भी नहीं, हुआ 2.5 साल में। कहा इन्वेस्टमेंट दिखाते, ये सिर्फ बात करते, इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, उतना इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर कंपनियां क्यों भाग जा रही है यहाँ से गुजरात? यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा, और यहाँ पे अगर उद्योगपतियों को अगर लग रहा कि अच्छा स्टेट है, तो फिर क्यों भाग के जा रहे हैं? इनकी तकलीफ है इन्वेस्टर को ये तकलीफ है इनकी, महाराष्ट्र में तकलीफ देते हैं और भगा देते हैं। शायद गुजरात को भगाने के लिए तकलीफ देते हैं। कई सारे कंपनियां चली गई। और इन्वेस्टमेंट की जो बात करते हैं, हमने देखा दावोस में भी इन्वेस्टमेंट हुआ था, उस वक्त भी देखा सब महाराष्ट्र की कंपनियां थी, वहां बोलते पूरे दुनिया की कंपनी आ गई। अंग्रेजी नाम रहते हैं और कंपनियों के, और बोलते ये ऐसी विदेशी कंपनियां है, महाराष्ट्र की कंपनी जो ऑलरेडी काम चल रहा है उन कंपनियों का, वो भी कंपनी, कुछ ब्लैक लिस्टेड कंपनियों का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी उनसे, उनके भी साथ भी किया था। इन्वेस्टमेंट आया है उसके सामने कर्नाटक में और तेलंगाना में क्या इन्वेस्टमेंट आया? कुछ नहीं आया है, पूरा स्टेट डाउन हो गया है भैया। महाराष्ट्र तो एक प्रगत स्टेट है। महाराष्ट्र के ऊपर, महाराष्ट्र में भयंकर इन्वेस्टमेंट आया है और महाराष्ट्र इज लीडिंग नंबर 1 गुजरात से। नहीं तो बराबर है, महाराष्ट्र पूरे देश में एक नंबर लीडिंग है, लेकिन ये अभी इनके सरकार की वजह से नहीं है, पहले से ही है लीडिंग पे महाराष्ट्र में, पहले से है। और मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी समझी जाती है मुंबई को, ये क्या अभी हुआ है, ये पहले से ही है। दोनों साहब 5 इंस्टॉलमेंट आए लाड़की बहन का, लाड़की बहन स्कीम का 5 इंस्टॉलमेंट ये बात कर रहे हैं, सरकार ने दिया। मुझे आपका आवाज, हाँ बोलिए। 5 इंस्टॉलमेंट लाड़की बहन का इस सरकार ने दिया। महाराष्ट्र, बिल्कुल गोवा, दिया। मध्य प्रदेश, आसाम सक्सेसफुल टेस्टेड स्कीम है। जैसे आरोप लगा रहे हैं, तो बहुत सारे स्टेट में जो अन्नपूर्णा योजना आपने बंद कर दिया, महालक्ष्मी योजना आपने बंद कर दिया, ये हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में आप कैश स्क्वीज हो गए। आप बहुत सारे जो राहुल गांधी जी के प्रिय स्कीम्स है वो बंद हो चुका है। तो मोदी जी और अजित पवार, एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस यही कह रहे हैं कि लाड़की बहन का जो स्कीम है सक्सेसफुल हुआ है, और राहुल गांधी जी को अनाउंस किया है स्कीम्स, वो सब फेल हुआ, बंद करना पड़ा आपको। धोनी साहब नहीं, अभी 4-5 महीने स्कीम चलना ठीक है, 4-5 महीने के बाद ये स्कीम चला सकते कि नहीं ये देखिए। उसके बाद अभी इलेक्शन के लिए देखिए क्यों लाई स्कीम, ये लोकसभा में बुरी तरह से हार गए, इसीलिए स्कीम लाई। ये स्कीम इसीलिए लाई कि उनको मध्य प्रदेश में जैसे लाडली बहना स्कीम थी वैसी स्कीम यहाँ शुरू करना था, इसीलिए उन्होंने लाया। तो इनको इलेक्शन में जीतने के लिए लाई है, तो इलेक्शन होने के बाद देखते हैं चालू रखते कि नहीं। इलेक्शन तो जीतना है। मुकेश गांधी साहब, अभी आपने राहुल गांधी जी के बारे में कुछ कहा। हाँ जी, एक सेकंड सर, आपने अभी राहुल गांधी जी के बारे में कुछ कहा। राहुल गांधी obtained his Master of Philosophy degree in Developmental Studies from Trinity College, Cambridge in 1995.
He is a master of philosophy in development studies from Trinity College. It is the same college as Sir Isaac Newton, by the way. I thought I'd tell you. कोर्स एनी कोर्स और ऐसी डिग्री तो डॉक्टर की मुझे भी मिल सकती है कोई भी Sir, यूनिवर्सिटी में। he was at Trinity College, Cambridge, sir. Trinity College, Cambridge की अगर आप मुझे डिग्री He has attended I will give you $1 million. college. Sir, Trinity College, Cambridge की अगर आप डिग्री ला करके दे दें, I will personally give you $1 million, whatever I have to do. Please, ला के दिखा दीजिए सर। अगर आप ला सकते हैं तो किसी और यूनिवर्सिटी की इधर उधर आ सकती है। Trinity College, Cambridge and King's College. I am from King's, by the way. I am from King's College. उनके बायोडेटा में ये Cambridge University does not sell degrees. Let's be very clear. जी अब आप बोलें। उनके बायोडेटा में देखा नहीं है राजीव जी। मैं अपना बायोडेटा किसी को देता ही नहीं हूँ सर। नहीं आपका नहीं मैं बोलता हूँ, मैं राहुल गांधी के देख लीजिए सर, विकिपीडिया में देख लीजिए, अभी जाइए। Just check right now. अभी जाइए। मैं आज देख लूंगा। Search, please type out Rahul Gandhi on Google. You will find it. You will find St. Stephen's College. Sir, you will find St. Stephen's College. You will find Harvard. You will find Rollins University, Florida, and you will find Trinity College, Cambridge. He passed out in 1995. तो मैं राहुल गांधी को सैल्यूट करता हूँ, उनको सम्मान देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। लेकिन एक चीज है सर, एक चीज है, इतनी पढ़ाई, मुकेश गांधी साहब के लिए सवाल है, दोनों साहब आपके लिए नहीं है, आपके पास इसी सवाल के साथ मैं बाद में आऊंगा। इतनी पढ़ाई करने के बाद आपको लगता है कि राहुल गांधी जी में वो क्षमता है जो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद किसी में होनी चाहिए? मुकेश गांधी साहब नहीं, क्षमता की बात, क्षमता तो देखो हर व्यक्ति में होती है, वो तो उनके ब्लड में, उनके डीएनए में है क्षमता। पर बात क्या होती है कि जब कोई नेता कोई फॉरेन एजेंसी से या कोई एलिमेंट्स के कैरिड अवे हो जाता है ना, तब वो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है ना स्प्लिट पर्सनालिटी में हो जाता है जी। राहुल गांधी जी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो बुरा आदमी है, आदमी अच्छे हैं, पर उनकी पर्सनालिटी स्प्लिट हो गई है। वो ही इज कैरिड अवे बाय सो मेनी आउटर एजेंसीज ऑफ इंडिया। और दूसरा कि उनका जो पहले से कांग्रेस की जो एक कल्चर है टू प्लीज द माइनॉरिटी ओनली and don't care for the majority of the Indian peoples and don't care for the Indian culture and heritage, और उनके लिए उनका सम्मान करना, ये उनको एक प्रकार का प्रेजुडाइज माइंड चल रहा है। इसके लिए उनकी लोकप्रियता जो लेवल पे जानी चाहिए वो नहीं जा रही है। गुजरात में उन्होंने प्रयत्न किया था, तब गुजरात में उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी की बहुत अच्छी बढ़ी थी। आई वॉज अप्रिशिएटिंग राहुल गांधी दैट टाइम, बट बाद में वही उन्होंने कल्चर अपनी एकदम छोड़ दी और वापिस वो अपने अलग ट्रेंड के ऊपर आ गए। इसके कारण इतनी सारी चर्चा हो रही है। पर इतना अगर, और दूसरी बात राजीव जी, इन्होंने अगर इतना फिलोसॉफी का स्टडी जिसने किया होता है ना, उनकी जबान, उनका बोलने का ढंग, उनका सोच, Sir, he has majored in developmental studies, not in philosophy. He is called Master of Philosophy. And Subramaniam Swami has actually challenged this. He is told that he has not studied at all. Yeah, but Subramaniam Swami has carried a campaign against yes, it. लेकिन Pradeep जी, Subramaniam Swami has also said that Narendra Modi has lied to the nation about China. उनका झूठ बोला है चाइना। Talking about education status, वो बोले कि मैं खुद कैम्ब्रिज में प्रोफेसर था, हार्वर्ड में थे सर, हार्वर्ड में थे, तो मैं कभी इनको anyway that's the point. जो education has got nothing to do with the performance. I believe that. Godfrey, you see Godfrey Pimenta, आप देख रहे हो कि ये सरकार महायुति कह रहा है कि देखो हमने क्या किया, समृद्ध महामार्ग बनाया, शक्तिपीठ हाईवे बना रहे, 300 एकड़ का सेंट्रल पार्क बना रहे, वाधवन पोर्ट 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, मोर देन 1 करोड़ ओवर पास नेक्स्ट 10 इयर्स आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमने महाराष्ट्र को 20 साल बाकी स्टेट से आगे ले गए, वहां इकोनॉमिक ग्रोथ। नो दे आर काउंटिंग नंबर्स। गॉडफ्री जी, आप एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हो, आप ग्राउंड पे बहुत काम किए हो, कैसे देखते हो आप इसको? द गवर्नमेंट, द एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस ऑफ महायुति। Godfrey ji, sir, all types of development is welcome, लेकिन डेवलपमेंट जब भी आप पर्यावरण का विनाश करते हैं, उसका समतोल नहीं रखते, तो वो डेवलपमेंट नहीं होता है। और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का अगर आम आदमी को अगर कोई उसका फायदा नहीं होता है तो वो डेवलपमेंट नहीं होता है। आज जो मुंबई की आप इन लोग मतलब जो महायुति सरकार है कोस रहे थे, प्रीवियस सरकार कुछ सड़कें बरोबर नहीं, ठीक नहीं। आज बीसी में 8 साल से एडमिनिस्ट्रेटर बैठे, आप
बम्बई के जो खड्डे मतलब जो रास्ते हैं खड्डे मुक्त हुए नहीं है, तो मतलब आपका सुपरविजन और कंट्रोल कहाँ है? अंडर एमआरटीपी एक्ट आपको पूरा अधिकार है गवर्नमेंट को कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप कंट्रोल कर सके। आज जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेट 90 के कॉर्पस को बैठा है, आपने उनका पैसा सब मतलब डेवलपमेंट पर्पज के लिए लगा दिया। गैसर रोड जो आप रोड बना रहे हैं सर, वो मुंबई जो आप मुंबई कर रहे हो उसके लिए उसका कोई उचित फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन आप मतलब ये कर रहे हैं। कोस्टल रोड में आपने जो बनाया उसका is only for 3% of the population, sir. 90% of the population उनसे वंचित है। तो आप जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर उसका अगर कुछ उपयोग हुआ तो वो डेवलपमेंट किस फायदा बात है सर। जितने भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट है। मैं अभी अगर डिसल्यूशन प्लांट की बात करूं तो आप यहाँ पर बता रहे कि 400 दशलक्ष जो मिलियन का जो आप प्लांट लगा रहे हैं प्लांट, आपने 4000 करोड़ सेम कैपेसिटी का जो डिसल्यूशन प्लांट चेन्नई में लगाया वो 2000 करोड़ में। तो हर एक टेंडर में मतलब इन्फ्लेटेड कॉस्ट हुआ है। एंड जो प्रोजेक्ट है The same thing applies to the sewage treatment plant at Mithi River. By the way, the same thing applies here for the STP plants on the Mithi River. Mithi is today one of the most polluted what you call river in the entire country. Yes. So ये पैसा कहाँ पे जा रहा है सर? There is no accountability. Right. So ढोने साहब, जैसा अभी गॉडफ्री साहब बता रहे थे, and Godfrey is a neutral observer and he's completely and totally neutral. He only wants development for everybody. He's an advocate and one of the most honest activists I've ever come across. होता है वो ओपन होना करना चाहिए। तो ढोने साहब ये बताएं, तो कांग्रेस का तो रास्ता बड़ा आसान होना चाहिए अभी। कैसा? ढोने साहब, Godfrey, I'm coming back to you. They'll just correct your network because we are losing you. Your audio is coming and going. ढोने साहब, तो कांग्रेस का तो रास्ता बड़ा आसान होना चाहिए। जैसे गॉडफ्रे साहब बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, कोस्टल रोड की वजह से सिर्फ 3% लोगों को ही फायदा होगा, और बाकी जो भी चीजें हैं अभी गिनाई गई, प्रदीप जी ने गिनाई, समृद्ध मार्ग जो है, ये मार्ग जो है, और अटल सेतु जो है, और उसके अलावा वाडवान पोर्ट जो है। अगर आपको लगता है कि पूरी महाराष्ट्र की जनता को इसमें विकास नहीं दिखता, फिर तो एमबीए को सर 200 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो बराबर है, सही वैसे ही है ना। लोकसभा में हुआ ना वैसा, लोकसभा में वैसा हुआ है तो वैसा विधानसभा में होगा। नहीं सुनिए, मैं आपको बात बताता हूँ। बेसिक वोट बैंक जो है, सुनिए, हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बेसिक हर पार्टी की वोट बैंक है, बेसिक वोट बैंक। जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो वोट बैंक बेसिक वोट बैंक है वो सेठ जी और भट्ट जी है, तो ये लोग उनकी वोट बैंक है, बेसिक वोट बैंक। वैसी कांग्रेस की दलित, मुस्लिम और जो बहुजन वर्ग है, इनको छोड़ के वो कांग्रेस की बेसिक वोट बैंक है। कांग्रेस की वोट बैंक ज्यादा है, बीजेपी की वोट बैंक कम है। लेकिन बाद में इन्होंने हिंदू मुसलमान कर करके लोगों को बहला फुसला के अभी इन्होंने इनकी वोट बैंक बनाई। लेकिन ये पक्की वोट बैंक नहीं है इनकी वोट बैंक वही जो पहले थी, जो डिपॉजिट जब्त होती थी, वो इनकी बेसिक वोट बैंक है। उसके ऊपर वो अलग अलग समाज के कैंडिडेट को देते हैं, पावरफुल जो लोग हैं समाज के उनको देते हैं, समाज आता है, फिर हिंदू मुस्लिम बात आती है। तो इस तरह से माहौल बना के इनकी सीटें आती है। यही है इनका फंडा, बाकी कुछ नहीं है। दोनों साहब, आप देवेंद्र फडणवीस जी ने यह हाईलाइट किया है कि हमने मराठा समाज के लिए अन्ना साहेब पाटिल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फडणवीस जी ने खुले बोले कि इस डेवलपमेंट काउंसिल कॉर्पोरेशन के थ्रू 1 लाख मराठा नौजवानों को हम एंटरप्रेन्योर बनाए, हम बिजनेसमैन बनाए। ये हमारा टोटल हम लोग कह सकते हैं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आगे जाके वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट का रफ्तार, आपने कहा कि मराठवाड़ा हो या अलग अलग जगह हो, जिस प्रकार मराठवाड़ा में जलना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लातूर में रेलवे कोच फैक्ट्री,
ये अहिल्यानगर बीड परली रेलवे मार्ग, जलना में जलगांव, अलग अलग रेलवे जबरदस्त फैक्ट्रीज बना के, तो मराठवाड़ा हो अलग अलग रफ्तार और पॉइंट वाइज कह रहे कि 1 लाख, तो क्या तो कहाँ आपको लग रहा है कि कमी रहेगा ओबीसी एससी एसटी में? नहीं, ऐसा है, अब जहां तक मराठा समाज की बात है, बोलिए आवाज आ रही? हाँ, यस। जहां तक देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बोला है कि मराठा समाज के लिए हमने ऐसा किया वैसा किया, अब इनके जो मंत्री है मराठा समाज के बारे में क्या बोले, छगन भुजबल साहब क्या बोलते हैं, बाकी बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं, मराठा समाज में ये भावना बन गई कि बीजेपी हमारे खिलाफ में है। बीजेपी की जो विचारधारा है, आरएसएस की जो विचारधारा है, ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज के भी खिलाफ में है, ये जीजा माता के भी खिलाफ में है, ये अभी मराठा समाज के भी खिलाफ में है। तो ये मराठा समाज में बात मालूम पड़ी जब इनकी सरकार आई, तो इनका पहला भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बना मराठा, कोई मराठा नहीं थे। देवेंद्र फडणवीस 8 साल के थे तब भाऊसाहेब फुंडकर जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता थे, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी थे भाऊसाहेब फुंडकर, जो कुणबी समाज से, कुणबी मराठा समाज से है। वो जब एमएलए थे 78 में, तब देवेंद्र फडणवीस 8 साल के थे। अब वो भी थे, एमएलए थे, उनको नहीं बनाया, एकनाथ खड़से को नहीं बनाया। ये मराठा समाज के लोगों के दिल में बात है कि अपनी पार्टी है नहीं, अपने लोगों को मुख्यमंत्री बनाती नहीं, मेन पोस्ट पे और देते नहीं। तो ये बात बनी हुई। जब बीजेपी के सपोर्ट से शिवसेना की सरकार 95 में बनाई थी, तब कौन बना था मुख्यमंत्री? मनोहर जोशी, वो भी बीजेपी समर्थित ही थे। तो जब भी बीजेपी सेना की सरकार बनती थी, तो पहला मुख्यमंत्री मनोहर जोशी और दूसरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तो इसमें मराठा समाज कहाँ है? तो मराठा समाज को ये बात मालूम है, तो मराठा समाज इनके साथ जाने वाला नहीं है। सर राणे साहब को भी तो बनाया, राणे साहब को बाद में 6 महीने के लिए बनाया, 6 महीने के नहीं, सर, 10 इलेक्शन को महीने। बाकी, अब सर, मराठों 10 की महीने, वोट चाहिए, 10 महीने। बनाते हो राणे को। सर 10 महीने 10 महीने 10 महीने तो उद्धव ठाकरे इलेक्शन क्यों बन गए? उन्होंने इलेक्शन मराठा शिंदे को नहीं बनाया, उन्होंने मराठा शिंदे को क्यों नहीं बनाया? और बाद में बीजेपी ने शिंदे मराठा को ही बनाया ना। हाँ, क्या उसका बात कारण करते हो? बोलता हूँ। उद्धव ठाकरे ने क्यों नहीं उसका- बनाया? कांग्रेस ने सपोर्ट देके मराठा को बनाने का था ना, क्यों उद्धव ठाकरे को बनाया? उस टाइम शिंदे को नहीं, बनाया वो- होता तो शिवसेना की नहीं, टूटती हमको नहीं, ऐसा है कि उद्धव हाँ, भाई, ठाकरे, ये बात नहीं होती है। देखो, जो पार्टी में नहीं, कैलिबर सुनिए, वाला सुनिए। और जो नहीं, आदमी ऐसा है। successful होता है वो नहीं, CM सुनिए, बनता सुनिए। है। महाराष्ट्र, और नहीं, देखिए, मनोहर जोशी अशोक was a राव, very powerful man in शिवसेना, तो he is a worth to be the chief minister of महाराष्ट्र। तो उसमें क्या गलत हो गया? नहीं, ऐसा है, हमेशा आप बस सुनिए मेरी बात। वो कांग्रेस देव वाले वो हमेशा आप जातिवाद बोले के मराठा ऊपर को जा क्यों नहीं जाते हैं। बनाया? एक देखिए, उद्धव ठाकरे बनने को तैयार नहीं थे मुख्यमंत्री, अरे वो वही बनने को तैयार नहीं थे। तो गड़बड़ हो गई। लेकिन सुनिए, अभी देखिए, यहाँ पे कांग्रेस में जो लोग थे, पृथ्वीराज चौहान या फिर अशोक राव चौहान, ये मुख्यमंत्री रहे हुए आदमी थे, इनको भी सरकार में शामिल होना था। तो फिर ये इनके जो अभी एकनाथ शिंदे ने जो है वो जूनियर थे। तो ये लोगों का कहना था कि ऐसा सीनियर आदमी दो कि भाई जब सबको चले, तो इसीलिए उन्होंने ये किया था कि शिंदे आप ही is बनो। not शरद junior, पवार साहब ने सर, बोले, शिंदे ये शरद पवार साहब ने टर्म बोले से- थे कि आप बनो। अरे 3 टर्म से शिंदे वाज द एमएलए और उनके कैपेसिटी थी, एमएमआरडीए का मिनिस्टर था, और उन्होंने नागरिक जो पूरा जो डेवलपमेंट का काम महाराष्ट्र में किया है, द हाईएस्ट वर्क हैज बीन डन बाय शिंदे आफ्टर नितिन गडकरी इन महाराष्ट्र। आप क्या बात करते हो? शिंदे गांधी नहीं, वो साहब बात अपनी बराबर है, लेकिन ambition से- देखिए, वो देखिए, मंत्री थे, मेरे भाई वो उद्धव मंत्री ने सिर्फ वो मंत्री थे। सुनिए, वो सिर्फ नहीं, मंत्री आप- थे, और इनके आपके जो है कांग्रेस- नहीं, अभी आपके कांग्रेस के लोगों को क्या है कि ब्राह्मण अगर कोई मन गया और मराठा नहीं बना, तो वे जातिवाद का भूत है ना, वो आप हमेशा खड़ा कर देते हो। ये मत करिए। नहीं, हम ब्राह्मणों के तो क्या- खिलाफ में नहीं है। सुनिए, हम हाँ। ब्राह्मणों के खिलाफ में नहीं है। हमारा जो महाराष्ट्र का ऑफिस है, उसका नाम मालूम है क्या है? तिलक भवन। हाँ, तो भवन जो महाराष्ट्र तिलक प्रदेश तो कांग्रेस सत्याग्रह कमेटी का हिंदूवादी महाराष्ट्र का थे, जो उनका- मुख्यालय उनका है, कितना वो रहस्य लोकमान्य आपने तिलक पढ़ा है के नाम कभी? से। नहीं, मेरी बात सुनिए कभी? मेहता साहब। गांधी हेलो। गांधी गांधी जी, हाँ, सॉरी, गांधी जी। अरे यार, गांधी जी तो सर, आपके founder- हमारे है गांधी जी। सर, हम तो गांधी गांधी जी जी के राह पे महात्मा चलते गांधी, हैं। गांधी जी, आप कहाँ भटक गए उधर? ये जी, गांधी नहीं, की नहीं, पार्टी है हम- कांग्रेस,
महात्मा गांधी, सोनिया गांधी, आप उधर किधर चले गए? मुकेश नहीं, महात्मा गांधी मुकेश तक जी। नहीं, अच्छे आप बाकी के गांधी गलत में राह हमको पे गए। interest गांधी जी, नहीं आप है। गांधी के राह पे हमको आइए। बाकी के कोई गांधी में हाँ? इंटरेस्ट नहीं है, वो सब आंधी नहीं, है, नहीं। गांधी नहीं है। देखिए, वो आंधी है, जो हम गांधी नहीं है। कांग्रेस जो है ब्राह्मणों के खिलाफ में नहीं है। हमने नाम दिया वो जो दादर का जो है, जहाँ पे तिलक भवन है, उसका नाम क्या है? वो रोड का नाम क्या है? काका साहेब गाडगीळ मार्ग। वो काका साहब गाडगीळ कौन है? ब्राह्मण है। तिलक, लोकमान्य तिलक कौन थे? ब्राह्मण है। हमारे ऑफिस का नाम तिलक भवन है। मैं मराठा समाज की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि मराठा समाज में ये भावना है, कांग्रेस में ये भावना नहीं है कि इन्होंने मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाया। वो तो बना है। वो हम तो बोल रहे देवेंद्र लेकिन फडणवीस उसके का ऊपर नाम आपके जाहिर ऊपर करने भी को तो नहीं क्रिटिसिज्म इन्होंने। हो सकता है सर, ढोने साहब। हाँ? अब जैसे हाँ? मुकेश गांधी हैं, वो आपके ऊपर भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आपका कौन? एक भी मुख्यमंत्री आज तक कभी ब्राह्मण नहीं रहा है। आपने हमेशा, आपने मराठा को बनाया, दलित को हमारे तो बनाया, ब्राह्मण को प्रधानमंत्री क्यों सब बनाया? ब्राह्मण रहे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की क्या बात करते हैं? सर, कौन सा प्रधानमंत्री? पंडित नेहरू ब्राह्मण, इंदिरा गांधी ब्राह्मण। सर, हाँ? पंडित हाँ? नेहरू की इंदिरा बात गांधी कर का सकते हैं, ब्राह्मण लेकिन बना। बीजेपी, हाँ। नरसिम्हा राव जी हाँ। भी, लेकिन बीजेपी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इंदिरा जी और राजीव गांधी को ब्राह्मण मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं नहीं, कि नहीं, वो तो पारसी हो गए। देखिए उसका उनका मैं आपको विवाह तो स्पष्टीकरण पारसी से देता हो हूँ, गया ना, तो सुनिए। ब्राह्मण कैसे रह गए? नहीं, उसका स्पष्टीकरण देता हूँ। देखिए, जो आवाज आ रही है? आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है सर। हाँ, देखिए शक्ल भी दिख देखिए, रही है, जो आवाज भी आ पंडित रही है, नेहरू थे, आपकी हंसी पंडित भी नेहरू दिख रही है। कश्मीरी बोलिए, ब्राह्मण बोलिए। थे। वो इंदिरा गांधी उनकी लड़की, वो भी ब्राह्मण ही है। जी। उसने शादी की है पारसी से। जी, फिरोज गांधी पारसी थे, वो भी जी। गांधी थे, वो पारसी खान थे। थे, खान थे। नहीं सर, अरे फिरोज गांधी आपका गांधी क्या बोलते हैं, अभ्यास- खान थे। आपकी पढ़ाई सर, कम क्या है। बोल रहे हैं? गांधी नहीं, साहब, नहीं, मुकेश गांधी पढ़ाई- साहब, गांधी I have गांधी interviewed साहब, फिरोज आपका गांधी knowledge sister, कम है। आलू खान भी दस्तूर, नहीं she थे, just died। क्या बोल रहे पारसी हैं सर थे। आप? आलू दस्तूर was फिरोज जहांगीर गांधी इंदिरा सिस्टर। गांधी को। बोलिएगा नहीं नहीं, सर, नहीं, सर ये मत सुनिए, बोलिए। सुनिए, सुनिए। मुकेश मेरी गांधी बात साहब, सुनिए। you are wrong। You are गांधी absolutely साहब, wrong, ये मत बोलिए। गांधी साहब, गांधी साहब, गांधी साहब, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बोलता हूँ सब। Sir, what are you talking about, मुकेश गांधी साहब? I don't expect this from you. पूरा हिस्ट्री में लिखा हुआ सर, है। हिस्ट्री में क्या बोल रहे हैं आप? फिरोज गांधी कहां से आते थे बताइए? फिरोज गांधी फादर यूज्ड टू वर्क फॉर one of the biggest engineering firms in India. What are you talking? Everybody knows who they are. Should I ask Godfrey something? He seems to be out. Godfrey जी, क्या बोल रहे हो सर आप? गॉडफ्री पिमंटा, एक तरफ है महायुति, मुकेश गांधी जी का लाड़की बहन स्कीम, गुलाबी रिक्शा स्कीम, और एक तरफ है सुधीर धोने साहब का जातिगत जनगणना इंस्टीट्यूशनल सर्वे, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम उसको इंपोज करेंगे, एनफोर्स करेंगे, हम 50% से रिजर्वेशन को लिमिट बढ़ा के और भी बढ़ा देंगे, जितना संख्या उतना हक। तो गॉडफ्री जी, आप एक इंडिपेंडेंट व्यूअर है, आप इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते हो, आप दोनों के स्कीम्स को कैसे देखते हो? लाड़की बहन, गुलाबी रिक्शा, लाड़का भाऊ, लाड़का शेतकरी, राहुल गांधी जी का इंस्टीट्यूशनल सर्वे, जातिगत जनगणना, गॉडफ्री जी कैसे देखते हो दोनों चीज को? नहीं सर, हम दोनों स्कीम को नहीं मानते। बेसिकली हमको जो चाहिए, जो हमारे मुद्दे, हम मतलब जात पात में बिलीव नहीं करते। आप मतलब रिजर्वेशन जो मेरिट लिस्ट है, आप मतलब उनको बाहर कर रहे हैं, और जो आप मतलब जो रिजर्वेशन की हर साल जो प्रतिशत है बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। जो मेरिट लिस्ट है वो मतलब पिछड़ा। रिजर्वेशन हैज टू बी ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया। अगर उसकी आमदनी कोई एक आदमी के कम है तो उसी को आप क्राइटेरिया मान के उसके ऊपर रिजर्वेशन होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। और ये जैसे कि मतलब जो मुकेश गांधी लाड़की साहब का बहन भी है, यही view है। जी, है तो अगर सरकार में अगर पैसा होता था, सरप्लस पैसा होता था, तो अगर ये आप पैसा बहा रहे हो तो हमको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सरकार की तिजोरी खाली है, 7 लाख करोड़ का सरकार के ऊपर कर्जा है, और मतलब 2-3 महीने के बाद शायद सरकारी जो अधिकारी, जो एम्प्लॉयज है, उनकी सैलरी के पास आपको पैसा नहीं रहेगा। तो ये मतलब आप एक के टाइम क्या आ रहे हैं। तो अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो डेवलपमेंट प्लान पे लड़ो, आप एम्प्लॉयमेंट पे लड़ो। आज अगर आप कोई एक आम आदमी को क्वेश्चन पूछोगे सर रास्ते पे, आपका जीवन मान लास्ट 5 साल में सुधरा है, तो मेरे को नहीं लगता है so कि Godfrey साहब, why is nobody talking about jobs and the environment? जॉब्स के ऊपर चलो कांग्रेस बात कर रही है, लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर तो कोई भी बात नहीं कर रहा है। एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहा है, पॉलिसी की बात नहीं कर रहा है, किसी की पानी
की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, मतलब हम लोग जात पात के ऊपर ही मतलब सर, वी आर सफरिंग फ्रॉम सो मच ऑफ पोल्यूशन, सर. Sir, the most polluted river of India, the most polluted river of India is right outside our office. हमारे दफ्तर के बाहर है. मिठी रिवर, we can see it and we can get the bloody smell. It's so awful. जब हम लोग यहाँ से जाते हैं, अंदर गाड़ी के आप शीशे ऊपर कर लें, फिर भी the toxic smell comes, sir. बोलिए, डॉक्टर साहब. लाड़की बहन योजना पे स्टेट गवर्नमेंट पे आरटीआई मारा था जी. आ रहा है, जरा जोर से बोले सर, जोर से, जोर से. उन्होंने खाली इंटरिम रिप्लाई दिया कि ये हम एप्लीकेशन कर रहे हैं. अभी ये आज तक इसका कोई जवाब नहीं आया कि यहाँ से आपका फाइनेंस कहाँ से आएगा, और आदमी की जो जीवन मान की जो वस्तुएं, That's a question I think Mukesh Gandhi sir should answer. Right, Godfrey sir, that's a very major point. One second, sir. One second. मुकेश गांधी साहब, गॉडफ्रे साहब ने आरटीआई भेजा कि इसका फाइनेंस कहां से आएगा. आपने ठीक है बजट एलोकेशन में डाल दिया है, लेकिन इसका फाइनेंस कहां से आएगा इस स्कीम को आगे जाकर के फाइनेंस करने के लिए? अभी तक तो आप कर लेंगे, लेकिन आगे क्या? अगर सरकार के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? मुकेश गांधी साहब बताएं प्लीज. नहीं, सरकार ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा है कि हमने जो फंड रिसोर्सेज जो रेवेन्यू के हिसाब से हमारे पास जीएसटी से आता है, सेंटर से जो हमको फंड आता है, वो सब मिला करके जितना भी हमारे पास बजट है उसमें से हमने ये काम किया है. तो इसमें गवर्नमेंट की दूसरी कोई योजना या कॉन्ट्रैक्टरों का पेमेंट या कोई भी डेवलपमेंट का काम अटका हुआ नहीं है. पैरेलली आप देखिए कि जितने नए नए काम आए हैं वो सभी कामों में फंडिंग हुई है और सब काम चल रहे हैं. कोस्टल रोड बंद नहीं हुआ. दूसरा जो अपना अभी दूसरे 2-4 प्रोजेक्ट आए, वो कोई प्रोजेक्ट का काम अटका हुआ नहीं है, सब काम चालू है. मंत्रालय में सबको पेमेंट अच्छी तरह से अधिकारियों को मिल रहा है, पेंशन सबको मिल रहा है, सबको ये हो रहा है. तो इसमें वेरी गुड. सर आवाज ब्रेक हो रहा है सर. सर मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स का तकरीबन 40,000 करोड़ रिलीज नहीं हुआ है. वो तो एजिटेशन में बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं सर. सर आवाज नहीं आ रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा है, आवाज ब्रेक. मुकेश गांधी साहब, आप लाडली बहन की बात कर रहे हो, मगर महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहा है, कांग्रेस ने जो एस्टिमेट दिए, नाना पाटोले जी और विजय विदेट्टीवार ने, क्राइम्स अगेंस्ट वुमन महाराष्ट्र नंबर 2 है, नंबर 2 स्टेट क्राइम्स अगेंस्ट वुमन. एवरी डे 21 रेप्स आर हैपनिंग. 2023 में 7,521 यानी 7,500 के आसपास रेप हुआ था. 21 रेप्स पर डे. आप बात कर रहे हो महिला सुरक्षा, महिला को सुरक्षा देने के लिए, बट फिजिकली सुरक्षा हो नहीं रहा. मुकेश गांधी साहब, दलितों पर अत्याचार हो रहा है. एवरी डे 8 क्राइम्स अगेंस्ट दलित. 2023 स्टैटिस्टिक्स. महिला और दलित यहां पर सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस का कहना है, और आंकड़ा पेश कर रहे हैं सेंटर का. सर इतने बड़े महाराष्ट्र के अंदर जो भी फिगर्स आप जो देते हैं वो दूसरे स्टेटों में भी आप सबकी कंपैरिजन करो. एवरी स्टेट हैज गॉट द सेम सिचुएशन. यहाँ जो बुरा करने वाले लोग हैं वो बुरा काम करते ही रहते हैं, पर इसका आज ग्लोबलाइजेशन के कारण और मीडिया के कारण वो सब फिगर्स बाहर आते हैं. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर. ये आज महाराष्ट्र के महिलाओं को अगर मदद मिलेगी, 1,500 रुपया उनके घर में जाएगा, तो उसके कारण वो आत्मनिर्भर धीरे धीरे होती जाएगी. वैसे घर का लड़का जो है उसको अप्रेंटिस के लिए 7,000 से लेकर 10,000 रुपया मिलेगा. घर में जो किसान होंगे उनको फ्री बिजली मिलेगी, बियारण मिलेगा, ये मिलेगा. तो ये सारे काम से वो लोग स्ट्रांग हो रहे हैं. और अभी ये जो महिलाओं का रेप होना जो प्रसंग है वो तो समाज का एक दूषण है. वो सारे महाराष्ट्र स्टेट में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में और वर्ल्ड में. मुकेश गांधी साहब, और इसके लिए मेरी बात समझिए कि इसके लिए हर होम मिनिस्टर को अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी जो इफेक्टिव काम करना चाहिए वो हर स्टेट में नहीं हो रहा है सर. मैंने दूसरे स्टेटों में भी दिखा है, इंक्लूडिंग गुजरात ऑल्सो. We agree, sir. I agree. उसमें कोई डिसएग्रीमेंट की बात ही नहीं है. लेकिन जब कांग्रेस रूल स्टेट में या नॉन बीजेपी रूल स्टेट में ऐसा कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आती है. ऐसे ही बीजेपी रूल स्टेट में
जब ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस आएगी ना सड़क पे सर। आना यहाँ पर चाहिए, आना ही तो चाहिए। सर इस समस्या के लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज को मेच्योर्ड तरीके से काम करना पड़ेगा। इट इज हाँ बस ये आपने टू द पॉइंट बात बताई जी, सर, जी। वेरी अप्रिशिएटिंग। सर यू कैनॉट होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रेप। अगर रेप हुआ है तो उसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो गई, आप ये बताइए ना। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आफ्टर द इवेंट, हो गया उसके बाद क्या किया, दैट इज मोस्ट You इंपॉर्टेंट। know, I want to, Dhoni साहब, आपका क्या रिएक्शन है? Because he's been in the forefront of voicing this. Yes. Crimes against women. Number 2 महाराष्ट्र है, 2023 statistics. Crimes against Dalit. जबरदस्त तरीके 8 crimes daily. 12,500 आदिवासी वैकेंसीज अब तक भरा नहीं है। नाना पाटोले दलित स्टूडेंट स्कॉलरशिप स्टॉप कर दिया है, नाना पाटोले जी का कहना है। बोलिए धोनी साहब। ऐसा है कि कोई भी दुर्घटना होती है, बुरे काम होते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी उसमें रहती है। ऐसा है कि कोई अगर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो रेलवे मंत्री इस्तीफा देता है, तो रेलवे मंत्री ने वो चलाई हुई रहती क्या ट्रेन, या वो उस पे गाड़ी पे बैठ के वो क्या ड्राइवर है क्या, लेकिन उसकी जिम्मेदारी रहती है कि ऐसी घटना न हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का काम इस तरह से रहना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो बलात्कार करने की, किसी के खिलाफ अन्याय अत्याचार करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का सरकार का काम रहना चाहिए। अब ये सरकार में बैठे हुए पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो नेता है वही बलात्कार करेंगे, उनके कार्यकर्ता बलात्कार करेंगे, पुलिस क्या करेंगी उस पे? तो ये तो इसलिए हिम्मत बढ़ रही, और गुंडे पाल के रखे बीजेपी वालों ने, तो इसीलिए इनकी हिम्मत बढ़ रही है, दूसरा कुछ नहीं। ऐसा है, इनके सजा इसलिए नहीं हो रही कि ये सब इनसे मिले हुए लोग हैं बहुत सारी जगह पे, 100% नहीं है लेकिन बहुत सारी जगह पे है। तो सरकार की जिम्मे भैया अखबार पढ़ो उसमें 100 अगर छेड़खानी के मामले और बलात्कार के मामले होते हैं उसमें 70 तो बीजेपी के लोग रहते हैं। आप पढ़िए क्या बात जो नेता लोग जो रहते हैं उसमें ऐसा सरकार ने एनकाउंटर करा दिया, बलात्कार करने वाला कोई कार्यकर्ता वहां पर धोनी या साहब कोई ऑब्जेक्शन किया है। देखिए सुनिए, ऐसा है कि पार्टी के पदाधिकारी ने कुछ किया तो पार्टी उसको ऐसा नहीं बोल सकती कि उसने किया, हमारा क्या है। वैसा अगर कोई गलती हुई तो कायदा और सुव्यवस्था की जो जिम्मेदारी है सरकार की रहती है। तो इसीलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि किसने किया तो उसमें सरकार क्या करेगी। आप ऐसा ही नरेशन नहीं खड़ा करो, आप ऐसा रॉन्ग नरेशन मत खड़ा करो। जो होता है उसके सामने सरकार हमेशा स्टेप लेती है। आज बंबई में रात को 2 बजे भी बंबई थाना में जाओ, पुणे में जाओ, रात को 2 बजे भी लड़कियां जॉब करके अपने घर पे सही सलामत जाती है। आज इतना सेफ एटमोस्फियर है। आई एग्री। अभी ये बलात्कार ये तो पहले से, ये तो कांग्रेस के जमाने से शुरुआत हुई थी इसकी। मुंबई को कांग्रेस ने ऐसा बनाया एकदम सेफ सिटी। हम जाते दिल्ली, सुनिए, हम जाते दिल्ली जाते हैं, हम बैंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, हम वहां बोलते हैं अरे भैया हमारे मुंबई में नहीं है ऐसा। हमारे मुंबई में तो टैक्सी वाले बेचारे इतने ईमानदार है, बराबर जितना फेयर है उतना ही लेंगे, चीटिंग नहीं करते हैं। कोई हमारा मोबाइल रह गया, कुछ चीज रह गई, उनको अगर मालूम पड़ा तो बताते, ये सब बातें हैं। तो मुंबई के लोग भी अच्छे हैं और मुंबई अच्छी सिटी है। इसकी जो शुरुआत कांग्रेस ने की थी शुरुआत से। सर इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं आती है, हर सिटी की एक कल्चर होती है। आज मुंबई की पुलिस आप कहो तो आज पहले से कितने सालों से, बीजेपी आने से पहले कांग्रेस में भी ये मुंबई की पुलिस वेरी कोऑपरेटिव है और वेरी इफेक्टिव है। हाँ, उसमें कोई बड़ा अप्रिशिएट करना है वो कर रही है, क्योंकि वो क्या होता है कि सर वो सबका एक कल्चर होता है हर सिटी का। What about railways? I just want to ask him neutral. गॉडफ्रे जी, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। नारायण राणे खड़ा है बीजेपी से, उनका लड़का खड़ा है एकनाथ शिंदे सेना। आप छगन भुजबल जी खड़े हैं एनसीपी से, उनका लड़का उनका रिव्यू खड़ा है दूसरे पार्टी से। आप तीसरे गणेश नाइक खड़ा है बीजेपी से, उनका लड़का खड़ा है शरद पवार ग्रुप से, और आशीष शेलार और दोनों खड़े हैं, दोनों भाई को बीजेपी का टिकट। तो ये कैसे, हाउ डू यू सी दिस एंटायर एनवायरनमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, गॉडफ्रे जी? ये टोटली रॉन्ग ट्रेंड है जो चल रहा है। मतलब पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ चाहिए खड़ा रहने के लिए। पार्टी कोई भी हो, आपको मतलब उसके अंदर खड़ा रह के चुन के आना है।
तो ये जो ट्रेंड चल रहा है ये सर महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है इतने सालों में। महाराष्ट्र की जो अभी तक की मतलब हिस्ट्री रही है ये महाराष्ट्र के लिए मतलब अच्छा नहीं है। मतलब ये आज इस दल में जाएंगे के बाद में वापस अपना पेरेंट पार्टी में आएंगे तो ये ठीक नहीं है। और मतलब एक धोखाधड़ी है अपने इलेक्टर्स के साथ में। कोई भी मतलब मतदाता अपना वो पार्टी को देता है या आदमी को देता है कि भाई ये फर्ज निभाएगा, लेकिन आप मतलब देखिए पार्टी चेंज सर एक ये है इसके अंदर मतलब इलेक्शन जो एक्ट है उसके अंदर प्राविधान होना चाहिए, कुछ अमेंडमेंट ऐसे मतलब आप दल बदल नहीं सकते। और दूसरी बात सर अभी रही है जो क्राइम जी कर रहे हैं सर, क्राइम का मतलब आज मतलब देश के अंदर जिसके लिए आप न्याय लाए सर, देयर आर 10,000 इन द लीगल प्रोफेशन अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो इफेक्टिव इम्प्लीमेंट, जब तक पुलिस का डंडा नहीं तब तक एक आने वाला नहीं, क्राइम बढ़ते जाएगा। और आज जो पुलिस का जो पब्लिक के मुंह से निकल गया जो मतलब न्याय प्रणाली है हमारी जो कोर्ट व्यवस्था है, हमको कोर्ट सब मॉडर्नाइज करनी चाहिए, जजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन ये जो जितने भी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज है इसके ऊपर कोई अमल बजावनी नहीं करती, मुकदमा रहता है वो 10-10-15 साल चलते रहता है। सर ये मतलब हमको ये बदलना होगा। अगर को अगर प्रगति करना है तो हैव अ रिफॉर्म इंडियन पिनल कोड को चेंज करके न्याय संहिता किया just by combining 2-3 sections and compressing the Indian penal code। आज इतने कंट्री में साइबर क्राइम हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई खास कानून नहीं है। आप मतलब अगर मतलब लाखों लोग इसके अंदर जो सीनियर सिटीजन है पर्टिकुलरली इसके ऊपर मतलब वो विक्टिम्स हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई तो मतलब एक पार्लियामेंट में एक स्पेशल कानून आना चाहिए कि जिसके मतलब लोगों की मतलब जीवन भर की पूंजी इसके अंदर चली जाती है, तो इसके ऊपर विषय होने चाहिए। गॉडफ्री साहब, that is the most important point so far। मुकेश गांधी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं चाहूंगा ढोने साहब भी इस पर रिएक्ट करें। मुकेश गांधी साहब, अब क्या हुआ है कि हर चीज डिजिटल हो गई है, ठीक है, हर चीज ये ऐप वो ऐप, सरकार की तरफ से अगर आपको पेंशन मिल रही है तो भी आपको ऐप पे जाना पड़ेगा। अब जो सीनियर सिटीजन हैं बेचारे, जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी तो हालत खराब हो जाती है। अगर उनके घर में फॉर एग्जाम्पल सपोज अ पर्सन इज लिविंग अलोन, अगर अकेले रह रहे हैं, अगर उनके पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है तो वो तो मर गए बेचारे, उनकी तो पेंशन बंद हो जाएगी। मुकेश गांधी साहब, आपको लगता नहीं है कि सभी सरकारों को, जो भी हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो जो भी हो, सबको इस विषय के बारे में ध्यान देना चाहिए? मुकेश गांधी साहब, नहीं, ये जो ओल्ड एज का जो पेंशन जिनको आता है उनका खाते का नंबर अगर होना है तो सरकार को डायरेक्ट उसमें आरटीजीएस करना चाहिए। करेक्ट, उनको आरटीजीएस से मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी बात सही है कि कई ओल्ड एज लोग हैं कि जिनको ऐप चलाना नहीं आता है, ऐप चलाने में पैसा आने के बाद में दूसरे अकाउंट में चला जाता है तो बर्बाद हो जाते हैं बेचारे, अपना सेविंग भी चला जाता है। तो ये आरटीजीएस गवर्नमेंट को डायरेक्ट उनके अकाउंट में, जैसे जनधन योजना में जैसे गरीबों को, किसानों को जिस तरह से पैसा ट्रांसफर होता है वैसा पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। दुरुस्त बात, आई एग्री एब्सोल्युटली। यहाँ पर एक चीज है जो मैक्सिमम क्रिटिसिज्म धोने साहब के पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस करता है आप पर। आप कह रहे हो कि ऑनलाइन जो बीमा योजना है और शेतकरी का 1 रुपया का बीमा योजना है, मगर एक शेतकरी जहां फार्म उसका डिस्ट्रॉयड है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे 72 आवर्स में करेंगे, ये उनका धोने साहब के पार्टी का कहना है। आप उन पे अन्याय करो। ग्रीवियंस एड्रेसल मैकेनिज्म में स्टेट सरकार नहीं है। नाना पाटोलॉजी वेदेटिवार बोले फार्मर्स जो आपने ऊपर जो भी पॉलिसीज बनाए इंश्योरेंस कंपनीज को लाभ हो रहा है, ये ऑनलाइन सिस्टम में गरीब से रूरल एरिया में जो अब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और बारिश में तो होता ही नहीं है, तो किस प्रकार से ऑनलाइन भरेंगे? ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। बोलिए मुकेश गांधी साहब। सर ऐसा है इसमें कि ये सारी योजना जो है वो योजनाओं को अगर वो मॉनिटरिंग नहीं करेंगे डायरेक्ट उनके आधार कार्ड के साथ में या सिस्टम के साथ में सेट करके, तो ये योजना का लाभ कैसा लोगों को कम्युनिकेट करेंगे? और इसमें ये जो पटोले जी जो और कांग्रेस जो ब्लेम कर रही है
कि कंपनियों को फायदा होता है। बीमा कंपनी को कैसा फायदा होगा? जब तक ये पैसा किसके खाते में नहीं जाता है या तो ट्रांसफर नहीं होता है, तब तक बीमा कंपनी को उनका कमीशन भी नहीं मिलता होगा। और बीमा कंपनी वो कैरियर है। अभी जैसे डीबीटी की सिस्टम से डायरेक्ट मनी डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट जो होता ट्रांसफर है, जी हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो सिस्टम है, वो सिस्टम से सब काम हो रहा है अभी। उसके लिए ऑल बैंक्स आर कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये पटोले जी का जो बात करने की जो ढंग है ना, वो बहुत गलत है। वो ऐसे ही दोनों साहब आप का कहना है ऐसे- पंचनामा ही नहीं हो रहा है, पंचनामा ही नहीं हो रहा है, तो डीबीटी कैसे होगा? सर, पंचनामा नहीं होता है, इसका कारण क्या होता है कि जो किसान को घर में उनके खेतों में जो क्लेमिटी हो गई, प्रॉब्लम आ गया, तो उनके पेपरों को रजूआत करने के लिए वहां के लोकल कलेक्टर से लेकर के वहां के लोकल सरपंच के लोगों को साथ में मिलकर सहयोग करके उनको देना पड़ता है। और जब तक वो पूरा नहीं होता है, तब तक गवर्नमेंट भी कहने का ऐसे मतलब मान ये हुआ लेती है गांधी कि साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आई थॉट वी एंड आई थिंक वी शुड लुक एट इट इन अ वेरी मैच्योर्ड एंड बैलेंस्ड मैनर सर। मुकेश गांधी साहब, यू आर एसेंशियली अ नेशनलिस्ट, आप पेट्रियाटिक आदमी हैं। यस यस तो सर मैं आपको बता रहा हूं, आपने जो अभी सरपंच की बात करी ना, मतलब सरपंच साहब को जब तक इतना नहीं जाएगा, जो भी डीबीटी होगा उसमें से निकाल करके जब तक वो इतना नहीं देगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। पंचनामा के लिए जाएंगे ही नहीं। वो नहीं जाएगा सर, मैं बता रहा हूं आपको। सही बात है जी। सर। प्रॉब्लम तो है ही, पर अभी क्या करे, सरकार योजना बना सकती है, उसको ट्रांसफर करने के लिए डीबीटी सिस्टम ला सकती है। जी। अभी जो किसान को जो प्रॉब्लम आता है, उसका प्रेजेंटेशन, उसके पेपर वर्क, तो किसी भी सर जरूरत किसान की प्रेजेंटेशन क्या होगी सर? लेट्स आस्क गॉडफ्री, आई एम कमिंग टू यू। ढोने साहब, आई गिव यू द लास्ट वर्ड आई एम गिविंग यू। जी गॉडफ्री साहब, आप बताएं है कि प्लीज। हमारे पास उसके बहुत सारे प्रूफ है। नहीं ढोने साहब, एक सेकंड पीक लेट गॉडफ्री साहब स्पीक। 1 सेकंड सर, गॉडफ्री साहब बोलिए। सर, हर एक गांव लेवल पे एक ग्राम सेवक होता है। ग्राम सेवक का बेसिक ड्यूटी होता है कि जितनी भी सरकार की योजना है वो डायरेक्टली किसान और जो अन्य लाभार्थी है उनके पास पहुंचाने का काम होता है। अगर मतलब सरकार के जितने भी बेनिफिट्स है, स्कीम्स है, वो अगर उसका लाभ नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब जो स्टॉक है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने लेना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर मिनिस्टर है, मिनिस्टर के ऊपर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। तो ये मतलब सरकार ये नहीं बोल सकती कि हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते सर। देयर इज नो पॉलिटिकल विल। क्यों हर एक गांव के अंदर एक ग्राम सेवक होता है जो सरपंच से अलग होता है। उसका काम ही होता है कि जितनी भी योजना है लोग जो लाभार्थी उनके पास पहुंचाना। तो ये नहीं बोल सकते कि मतलब पता नहीं है और इसके अंदर फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड होने की कोई ढोने गुंजाइश साहब, नहीं आप है। कुछ बोल रहे थे सर, आपके पास बहुत डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, बोलिए ढोने साहब। हाँ, ऐसा है, हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है कि जो पीक बीमा योजना है उसमें क्या किसानों से 1-1 रुपए लेते हैं, लेकिन सरकार भी अपने पैसे उनको देती है। सरकार की तरफ से भी ये कंपनियों को पैसे मिलते हैं, और जितने पैसे उनको मिलते हैं और वो कितने देते हैं किसानों को, ये सब है। तो उसमें ये जो पीक बीमा योजना है, ये सिर्फ जो कंपनियों के लिए चला रही है, किसानों के लिए नहीं चला रही, ऐसा सिद्ध होता है। तो ये सर तो यहाँ पर हमेशा तो एक और चीज आई थी, वो जो पीक आप ही के आई थिंक हनुमंत पवार साहब थे के वो दूसरे पाटिल साहब थे, याद नहीं है मुझे, वो बहुत बालाजी के जी, उन्होंने ये बताया था सर, उन्होंने ये बताया था कि पीक बीमा योजना में ये भी मालूम नहीं होता कि जो इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व है उसका एड्रेस क्या है, वो भी नहीं मालूम होता किसान को। जिले में होता ही नहीं है, उसमें होता ही नहीं है, फॉर्म में ही नहीं होता सर। बताएं ढोने साहब। नहीं, उसमें ऐसा है, वो पीक बीमा कंपनी के जो लोग हैं जी। वो इतने है कि उनको मिलना भी मुश्किल है, और जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो गए भी तो सुनते नहीं। सरकार ने बोले, सुनिए, सरकार ने बोले कि नहीं ये किसानों का ऐसा करो, ऐसा, सरकार की बात भी सुनते नहीं। तो इसके पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे कि ये सरकार की बातें भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि ये बीजेपी से मिले हुए कंपनियां हैं, बीजेपी के जो लोग हैं इनकी उसमें पार्टनरशिप है, इसीलिए वो सरकार ने बोलने की बात भी सुन नहीं रही है। इसके पहले हुआ था, सरकार ने बोला था कि नहीं बीमा कंपनियों ने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उन्होंने नहीं सुना।
सरकार तो की ये बात भी क्यों? नहीं सुनी, क्या बात है सर? गांधी साहब सरकार की final नहीं जो सुनी। नवाब मैं मलिक वही बता वाले रहा, issue में सरकार की क्या सुनी हो नहीं रहा है? उन्होंने। इनसे तो मैंने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया महाराष्ट्र था देश देख रहे कि हैं, कोई ये ढंग से नहीं हो सरकार रहा की है, इसलिए सुन कोई रहे सुन हैं नहीं रहा है। क्योंकि ये पीक बीमा कंपनी के जो है उनसे बीजेपी के नेता मिले हुए हैं, Right. इसीलिए इतने मुजोर हो गए ये पीक मुकेश बीमा गांधी कंपनी साहब, वाले। मुकेश गांधी साहब, expose नवाब करो, मलिक expose इशू सब करो, लोग बेताबी से बीजेपी देख वालों रहे हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा महायुति किया के था अंदर। हमने। महायुति का ऑफिशियल कैंडिडेट कोई और है, वही कॉन्स्टिट्यूंसी में नवाब मलिक को भी आपने एबी फॉर्म दे दिया है। नवाब मलिक भी ऑफिशियल युति महायुति कैंडिडेट है, तो कैसे एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में दो महायुति के कैंडिडेट, तो दोनों को एबी फॉर्म मिला है? क्या चल रहा है गांधी साहब? गांधी साहब को मत पूछिए, मुझे पूछिए। नहीं, मुझे पूछे, मैं बताता हूँ। आप भी बोलिए, मैं बताता हूँ, हाँ, बोलिए बोलिए मैं बोलिए। बताता आप हूँ। बताइए। सुनिए, शिवाजी नगर मानकुर्द में अबू आसिम आजमी है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कई सालों से वहां जीत रहे इलेक्शन। जी अब वहां पे उन्होंने एक शिवसेना का कैंडिडेट है शिंदे का, और सुरेश उसके पटेल। खिलाफ में महाविकास आघाड़ी के है अबू आसिम आजमी, और शिवसेना की शिंदे की जो शिवसेना है उनकी तरफ से कैंडिडेट है, और मुसलमानों के वोट काटने के लिए नवाब मलिक खड़े हैं। वो शिवसेना को जिताने के लिए खड़े हैं, वो जीतने के लिए खड़े नहीं है। वो महाविकास आघाड़ी के जो अबू आसिम आजमी है उनको हराने के लिए सब बीजेपी की मिली भगत है उनके साथ। लेकिन बताते पहले बोलते थे दाऊद का आदमी है, दाऊद से संबंध है, इकबाल मिर्ची से और प्रफुल्ल पटेल के संबंध है, सब चोर उचक के तो इनके साथ ही आ गए। अभी बीजेपी के साथ उन्होंने सब पावन कर लिया, उनको सब मिला लिया साथ में। तो अरे, ये मेरे है, भाई। ये सब मिली भगत है बीजेपी वालों की नहीं, और नहीं, आप- शिंदे की मिली भगत है। अब बताइए मुकेश सब गांधी साहब, आप बताइए। देखिए, सुनिए, ऑफिशियली आपने- जो चोर साबित हुए, जो ऑफिशियली कायदे से जो चोर साबित हुए, जिनके देशद्रोह से संबंध है, ऐसे सब लोग तो बीजेपी के साथ मिल गए। और मोदी जी ने बोला था 70,000 का करोड़ का घोटाले किया है, मैं एक एक को भी नहीं छोड़ूंगा। 3 दिन पहले बोले, 3 दिन के बाद डिप्टी सीएम बनाया ये इनको। अभी पुरानी ये बात हो अजित गई। पवार अभी- नहीं, वही ये सब अभी नहीं, देखिए, नहीं। ये पुरानी अभी नवाब मलिक की बात नहीं है। नवाब मलिक ने नहीं, कल आज नवाब विड्रॉल नहीं मलिक- किया। नवाब मैं नवाब मलिक मलिक की बात को- करता हूँ। नवाब मलिक तो देशद्रोह के साथ मिला हुआ है ना। उसने तो हसीना पार्कर से बिल्डिंग खरीद के दाऊद के बहन से बिल्डिंग लिया ना, उसको कैश में पैसे दिए, सस्ते में लिया। ये तो मिला हुआ है दाऊद इब्राहिम से नवाब मलिक। फिर उसको घड़ी चिन्ह दिया, उसको अजित पवार ने एबी फॉर्म दिया, वहां पे शिंदे का भी आदमी खड़ा है। तो सर, ऐसा वो कैसा देशद्रोही किया? हैं, वो ऐसा सब मिले। तो- हमारी- मुकेश वो गांधी हमारे साहब, NCP नवाब मलिक साहब NCP देशद्रोही हैं, ऐसा देवेंद्र हाँ? फडणवीस जी ने कहा है सर। हाँ अमित शाह जी ने भी कहा है। ये धोनी ये- साहब नहीं कह इकबाल- रहे। ये तो इकबाल- चार्जशीट में है, सुप्रीम कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें। इकबाल मिर्ची से प्रफुल्ल पटेल के संबंध है। सर उधर तो क्लीन चिट मिल गई सर, छोड़िए अब। नहीं, अभी इकबाल सबको मिर्ची क्लीन से चिट प्रफुल्ल मिलने वाली पटेल का है। संबंध नहीं है, अभी सब नहीं है। हाँ, ठीक है, लेकिन अभी मुकेश सब गांधी जो साहब, है- प्रदीप जी ने सवाल नहीं, पूछा, मेरी बात सुनिए। अरे ढोले सर, साहब एक आप- मिनट, आप- उनकी आप- पार्टी से आप उनको तो बोलने wrong दो। बात मत कीजिए। अरे नवाब मलिक साहब प्रफुल्ल- मुकेश गांधी जी की पार्टी से। अभी बोलिए। नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज बताता हूँ कि ना प्रफुल्ल पटेल का इकबाल मिर्ची से कोई लेना देना नहीं नहीं, था। नहीं, मान लिया, वहां मान लिया की सर, मान जमीन लिया, के नहीं है। ऊपर इकबाल मिर्ची के लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उनके बदले में उनको जमीन ठीक दी है, थी, और वो ठीक है, सब सर। क्लियर हो गया है। सर, और प्रफुल्ल इस पटेल का very मैटर clear क्लोज matter। है। इकबाल प्रफुल्ल मिर्ची पटेल के जी का साथ मैटर उनका क्लोज कोई है, सब मनी खत्म हो गया। लॉन्ड्रिंग नहीं अब हुआ है। नवाब मलिक की बात आप- करें। अभी मैं नवाब मलिक पे आता हूँ। जी बोलिए सर, प्लीज। नवाब मलिक के जो अभी एबी फॉर्म एंड में उन्होंने 2 मिनट के पहले देकर के जो नॉमिनेशन भरा है, जी उसके पीछे बहुत बड़ा राजकारण दिखता है। वो बीजेपी का भी राजकारण दिखता है, एनसीपी अजित पवार ग्रुप का भी दिखता है, और मुझे तो साथ में कांग्रेस और विरोधी ग्रुप का भी लगता है। क्योंकि अगर इनको अबू आजमी को अगर जिताना है तो उनके सामने नवाब मलिक को खड़ा नहीं करते थे। और नवाब मलिक आज की तारीख में भी कहता है कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, मेरे को बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरी पार्टी ने दिया है और इसके लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अभी ये जो बात है ना, अभी मेरे दोस्त ने जो अभी बात कही कि सब मुस्लिम वोटों का, अभी जो बंबई में जो आजकल महाराष्ट्र में जो चल रहा है ध्रुवीकरण का, इसमें ऐसे 2-3 स्पॉट के ऊपर राजीव जी एक टेस्टिंग होने वाला है कि इसमें ये लोग कैसे करेंगे, कौन किसको मदद करता है। और आप एक बात भी लिख के रखना
कि इस टाइम में लास्ट टाइम मुसलमानों ने जिस तरह से वोटिंग किया था, ब्लॉक वोटिंग किया था ना, ऐसा ब्लॉक वोटिंग ये इलेक्शन में थोड़ा कम होगा, क्योंकि मुसलमान मेरे भाई लोग भी अभी विचलित है कि हमने इतना कांग्रेस को देने के बाद में भी उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट खड़े नहीं किए। और अगर अबू आजमी को भी अगर वीक करना ये लोग चाहते हैं तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा। पर नवाब मलिक को जो एंड में फॉर्म दिया है उसके साथ में सब पॉलिटिक्स चल रहा है और ये पॉलिटिक्स का जवाब पूरी जनता देगी। जी, right. Godfrey, the final word from you. Was asking, how do you see this? Sharad Pawar, how do you see the law and order? How do you see election किस प्रकार से जा रहा है? शरद पवार जी कहा कि पुलिस के गाड़ी में पैसे ट्रांसफर किया जा रहा है, पुलिस के गाड़ी का मिसयूज किया जा रहा है फॉर रूलिंग पार्टी। एंड हाउ डू यू सी, आपका खुद का ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है? राज ठाकरे साहब भी खड़े हैं, थर्ड फ्रंट भी है, महायुति भी है, एमवीए भी है। गॉडफ्री जी। नहीं सर, इलेक्शन के अंदर हर एक पार्टी को मतलब अपना उम्मीदवार खड़ा करने का अधिकार है, वो तो हमको संविधान ने दिया है, उसके अंदर। जी, आई थिंक वी जस्ट लॉस्ट हिम। इलेक्शन जी, फ्री एंड फेयर करने की वो जिम्मेवारी सर इलेक्शन कमीशन की बनती है। जैसे कि पीएम स्टेशन के जमाने में जो मतलब खौफ उन्होंने जो गरारा पैदा किया था, वो आज गरारा मतलब इलेक्शन जो कमीशन में नहीं दिख रहा है। तो मतलब काफी उस पर उंगलियां उठती है, मतलब विपक्ष भी आरोप करता है, रूलिंग पार्टी भी आरोप करती रहती है। तो इसके ऊपर मतलब इलेक्शन कमीशन में थोड़ा मतलब स्ट्रांगली अपना रोल निभाना चाहिए, इतनी मेरी गुजारिश रहेगी। जी, right. So finally, since we had already started, मुकेश गांधी साहब had joined us late. तो उसके पहले हम लोग ये बात कर चुके थे प्रदीप जी। Yes. मुकेश गांधी साहब, one final word from you. Election Commission has removed Rashmi Shukla as DGP Maharashtra on the complaint of the MVA की कंप्लेंट के ऊपर। तो सर MVA अब तो ये नहीं कह सकती कि इलेक्शन कमीशन अनफेयरली एक्ट कर रहा है, उनकी कंप्लेंट पे एक्शन लिया है सर, उन्होंने डीजीपी को रिमूव कर दिया है। मुकेश गांधी साहब, सही बात है। देखो, इलेक्शन कमीशन बहुत हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में, हिंदुस्तान में ये इलेक्शन कमीशन बहुत न्यूट्रल है जी। उनको अगर जेन्युइन प्रूफ के साथ में जो भी चीज देते हैं ना, तो उनका तुरंत इलाज करते हैं। तो रश्मि शुक्ला जी को इन्होंने रिमूव करने का जो आदेश दिया है वो बहुत ही अच्छा किया है। इट इज द हेल्दी साइन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर विच इज बीन कम्युनिकेटेड टू द कॉमन मैन ऑफ द महाराष्ट्र पीपल। राइट। सो ढोले साहब, यू कांट एक्यूज द इलेक्शन कमीशन ऑफ बीइंग अनफेयर। आपकी डिमांड थी है कि रश्मि शुक्ला जी को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर है, केस है, वगैरह वगैरह वगैरह, और वो आप लोगों ने ये कहा था वो एंटी एमबीए हैं, तो उनको रिमूव कर दिया गया है सर। बोलिए ढोले साहब। क्या है, हम इसका स्वागत करते हैं। इलेक्शन कमीशन को लगा है कि इन पे एमवीए पे कितने जुल्म करना है अपन ने। पहले अपन ने ओरिजिनल शिवसेना को जो था उद्धव ठाकरे को देना चाहिए वो दे दिया अपन ने, एकनाथ शिंदे को। बाद में अपन ने फिर वो अजित पवार को पार्टी दे दी। इतने सब बुरे काम किए, तो एक आधा इनकी बात सुन लो तो उनको बहुत शर्म आई। इलेक्शन कमीशन को शर्म के मारे उन्होंने ये काम कर दिया। शुक्ला दे दिया। हाँ, बस बस बाला साहब ठाकरे भी ले लिए, तो किया वो बाला साहब ठाकरे को भी ले लिया, और छोड़िए, और तारीख पे तारीख पे वो चंद्रचूड़ है ना, वो चंद्रचूड़ की भी पूरी इज्जत चली गई। चंद्रचूड़ जो है ना, पहले पत्रकार भी लोग भी बहुत बोलते थे, पूरी इज्जत चली गई चंद्रचूड़ की। सर आपकी पिटीशन आएगी चंद्रचूड़ की 5 इज्जत साल बढ़ के गई बाद, है, आप don't तब जाकर के नहीं। आपको क्या? निर्णय आएगा कि वो जो इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया था वो ठीक था बीजेपी कि से नहीं। ज्यादा कांग्रेस के फेवर में स्टेटमेंट दिए हुए कितने इलेक्शन के सिर्फ सुने, उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट दिए, निर्णय नहीं दिया, डिसीजन नहीं दिए। स्टेटमेंट कांग्रेस के फेवर में, डिसीजन बीजेपी के फेवर में। जी, दुरुस्त बात। स्टेटमेंट दिए उन्होंने कांग्रेस के फेवर में और डिसीजन दिया बीजेपी के फेवर में। जब नहीं होता है ना, तब वो जुडिशियल के ऊपर भी वांदा उठाते हैं। Right, thank you so नहीं much. बहुत जुडिशियल के ऊपर आना। जुडिशियल देखिए, जो प्रोटोकॉल रहता है जज का, जज किसी के घर में नहीं जा सकता है, जज किसी को घर पे बुला नहीं सकता। और देखिए, जो जज नहीं, सुनिए, अगर कोई जज सुनिए, गांधी साहब सुनिए, अगर कोई जज है वो पहले अगर वकील था
तो जिसने उसके केस लड़ा होगा कोई पार्टी का, अगर वो केस उनके सामने आती है वो पार्टी की, तो वो बोलते हैं नॉट बिफोर मी, मेरे सामने मत रखो क्योंकि मैं इनका वकील रह चुका हूं। केस भले अलग होगा, तो ये प्रोटोकॉल रहते हैं। जज का प्रोटोकॉल है, वो घर पे ना किसी को, बड़े नेता को किसको बुलाना चाहिए, ना किसी के घर में जाना चाहिए, नियम है, ये प्रोटोकॉल है। सर, आप फिर भी दिल्ली चंद्रचूड़ सुप्रीम साहब कोर्ट ने में जाइए, चंद्रचूड़ आप साहब सुप्रीम ने कोर्ट में प्रोटोकॉल का जाइए। उल्लंघन किया सर, है। सर Gentlemen, thank you very much. मुकेश वो गांधी नागपुर साहब, से है, सुनिए सुनिए सुनिए, उनके संस्कार ही वैसे है, वो नागपुर से है। तिब्बल जी वो चंद्रचूड़ जी के नागपुर घर से पे गए चलिए। हुए मैंने 2 बार क्या उनको बात है जाते हुए सर। देखा और है, नागपुर का जो भी आदमी क्या नागपुर बात का होता है वो करते हो आरएसएस का होता ये है। मीडिया कहने में का मतलब क्या हो गया? नहीं, क्या आप बात ऐसा कर नहीं रहे बोल हैं रहा सर? मैं। वो जाने अरे आप सिंबल और- अभी बात बोलो ना, तो फिर और चाहिए सिंघवी- चर्चा बढ़ेंगी। Gentlemen, मैंने thank सिर्फ you very इशारा much, किया मुकेश है गांधी वो साहब, कि वो धोने नागपुर साहब, के and हैं। Godfrey. बाकी Great आप pleasure जाके देखिए पीछे talking to पीछे you क्या after है। such a long time. Thank you very much, gentlemen. आप सब लोगों को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। विक्रमी संवत का नया साल शुरू हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नया साल भारत के लिए बहुत बहुत अच्छा हो। थैंक यू जेंटलमैन, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू। सर, मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, दिवाली के निमित्त में नया साल आया हुआ है। मैं मां जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे विवाद में, हमारे विषाद में, प्रमाद में, प्रवास में, जल में, चल में, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, जले चानले पर्वते शत्रु मध्य, अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। क्या बात है, जय तुम्हें मां का भवानी, भवानी। क्या बात है सर। हमारा हर शत्रुनाश क्षेत्र में की जय हमारा- महारानी, सुमिरो विचित तुम्हें भवानी। नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू। जय हो। That was nice. Yes, Bill. I don't know why they keep propping up the fiction about Firoz Gandhi being Firoz Khan. I mean, come on, yaar. I mean, this is getting very tiresome. It's absolutely terrible. I don't even know where to begin. I don't think these guys realize the difference between Parsis and, you know, a Parsi would never be called Khan. So, in No, any event, the most pertinent question you raised was, does the education reflect in the actions? it doesn't. That's it. End of story. Your action should be जैसे बहुत खूबसूरत जो इकबाल का निगाह है बुलंद जापुर सो सुकन दिल नवाज यही रखते सफर मेरे कारवां. You should appeal to the hearts of the people. Compassion. Most importantly, compassion, and above all, as rulers of the country, because all these guys who were there, apart from Godfrey, of course, they were part of the ruling establishment. Now, what are you doing for the people? That's it. Yes, End of story. आप वो करें। और जहां तक के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का जो भी एक जो ट्रेंड शुरू हो चुका है, काफी देर से हुआ है, अभी कोई नई बात नहीं है इसमें प्रदीप जी, जहां पर भी कोई बलात्कार होता है, कोई क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, हाउ इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट कम्स इन ओनली आफ्टर द इवेंट। हाँ, अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई घटना होने वाली है और उसने पुलिस स्टेशन में फोन किया हो और पुलिस ने उस पर एक्शन ना लिया हो, तो जाकर के सरकार की जिम्मेवारी बनती है। आई एग्री विद यू, बट आफ्टर द इवेंट इफ द गवर्नमेंट हैज टेकन एक्शन, व्हाट कैन यू डू? प्रदीप जी, इट कैन हैपन टू एनीबडी। आप सीधी सादी बात आप देखिए ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि मतलब राह जाते हुए किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। हाउ इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल? Maximum that the government can do is, as Dhone Saab was saying, have the fear of the law. Let all criminals know what the fear of the law is, which by the way was there in UP earlier. उत्तर प्रदेश में पहले था, हर एक को मालूम था बुलडोजर बाबा आ जाएंगे साहब। आज की तारीख में वो डर नहीं है, but we'll talk about that when we meet next. The basic thing you're trying to say, the system should work on its own Yes. and time bound. अगर शेतकरी का नुकसान हुआ है, आपका सुविधा है, but somebody out there should see that it's time bound. You just say 72 hours में पंचनामा अगर नहीं हुआ, तो how does the system work? You need to have a system there. और अगर पंचनामा नहीं हुआ है, then it should be whatever the farmer is claiming is taken as accepted. Yes. That's it. DVD कर दो उसके अकाउंट में. खत्म। कि किसान ने जो कहा है कि भाई ये मेरा नुकसान हुआ है, आप उसको पैसे दे दीजिए। अगर 72 घंटे के भीतर वहां पर पंचनामा नहीं हुआ है, सीधी सादी बात है। That should be the law. Now I don't even know why they have to go through all these processes. एक तो बेचारे की पूरी फसल जो है पूरी खत्म हो गई। Yes. वो बेचारा मतलब खत्म हो गया बिल्कुल, उसकी हालत खराब हो गई। He has been ruined. और उसको आप बोल रहे हो ये प्रोसेस करो, ये प्रोसेस करो, ये पेपर करो, तो आप में और बाकी सरकारों में क्या फर्क रह गया? I mean, this is not done. And I think all parties, all,
They must come together on this, and there must be a consensus across party lines that we will not harass people who are already so miserable. You can't do that. You just can't do that. Well, that's just about it. आप देखते रहे नेशन नाउ और सब्सक्राइब जरूर करें भाई चैनल को, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो। देर घंटी भी बज गई है। who's there now? Why is ringing so hard? तो और कमेंट जरूर भेजें अपने, प्लीज डू सेंड योर कमेंट्स। प्रदीप जी एंड आई ऑफ कोर्स विल बी बैक। आप देखते रहे नेशन नाउ। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। One day, bathroom.